Welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. So, this first article is little criticizing in its manner, क्योंकि यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे गवर्नमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो आज की डेट में गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं या गवर्नमेंट के फेवर में जो बातें नहीं कर रहे हैं उनको बैन या उनको इस तरीके की कुछ कानून लाने की कोशिश कर रही है कि इन पर बैन लग जाए। अब आपको एक कंडीशन याद होगी, डू यू रिमेंबर द लोकपाल सिचुएशन? जब लोकपाल बिल को यहाँ पर पेश किया गया था तो आपको पता है उसके पीछे एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, बट स्टिल इट बिकेम द पार्ट ऑफ इट। उसने ही ये पूरा जो लोकपाल बिल के खिलाफ जो पूरा ये आंदोलन था, जन आंदोलन, इसको कंडक्ट करवाया था। यस, उसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने क्या किया, यहाँ पर इस सब के लिए आवाज़ उठाई और इसके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट निकाल कर चालू कर दिया। तो व्हाट ऑथर इज सेइंग हियर कि आज की डेट में अगर आप बात कर लेंगे तो सिविल सोसाइटीज़ को आप देखेंगे तो एक नया फ्रंटियर के तरीके से खड़े होती हुई आपको नज़र आएंगी, जो कि जो सिविक फ्रीडम्स की आप बात कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर लीजिए, आप जर्नलिज्म की बात कर लीजिए, एकेडमिक्स की बात कर लीजिए, स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स जिनको स्टेट या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टारगेट करती है, अपना इंस्ट्रूमेंट की तरह यहाँ पर पेश करती है, उसके अगेंस्ट ये खड़े होकर यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस एंटायर आर्टिकल बेसिकली। सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो हेयर, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन याद होगा, ग्रीन पीस। ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर बैन कर दिया। अब देखिए गवर्नमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, गवर्नमेंट का बोलना होता है कि देखिए क्या है, ये जिन ऑर्गेनाइजेशंस, जिन इंस्टीट्यूट्स की आप बात कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ द पीपल और द सोसाइटी, बट दे आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट, ये भड़काने का काम करते हैं या ऐसे इलिसिट एक्टिविटीज़ को पहुँचाने का ये काम करते हैं। यहाँ पर एज पर द ऑथर देखिए दो शब्द हो जाते हैं, एक हो जाती है गवर्नमेंट, ठीक है, और एक हो जाता है आपका नेशन। सो एज पर द ऑथर दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो क्या हो गया है, इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट you are criticizing the nation, or if you are criticizing the nation you are by default criticizing the government, so this is not correct here। तो आज की डेट में अगर आप सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स की बात करें तो इन्हें कहीं ना कहीं वीक किया जा रहा है। लास्ट आप पिछले कुछ दशकों से देखेंगे तो गवर्नमेंट इनके द्वारा जो चाहे आप प्री लेजिस्लेटिव स्टेज की बात कर लीजिए या गवर्नमेंट जिन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है उनके खिलाफ अगर कोई बात यहाँ पर की जा रही है तो उनको यहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है। राइट नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, इट इज़ ओनली सपोर्टिंग फ्यू चूजन CSOs which are very much close to the government. This what author is saying here basically. So these CSOs have access and influence over very selective department in all over the state governments। चाहे अगर हम सबसे प्राइमरी सेक्शंस की बात कर लें जैसे एजुकेशन, कल्चर, पर्सनल एज वेल एज दलित एंड आदिवासी वेलफेयर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखेंगे तो इनका सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा वो इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसी की जगह अगर आप दूसरे CSOs की बात कर लेंगे जो कि यूजुअली आपको जंतर मंतर न्यू दिल्ली में, टाउन हॉल बेंगलुरु या आज़ाद मैदान मुंबई में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, इनका आप देखेंगे तो इनके जो प्रोटेस्ट हैं उनका कोई खास यहाँ पर असर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं दिखाई देता है। सो वॉट इज़ द करेंट प्रॉब्लम बेसिकली है, सो वॉट ऑथर इज सेइंग कि अगर आप ध्यान देंगे तो पहला बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एंड द स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक तो ये बर्डन यहाँ पर होता है। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो यंगस्टर्स हैं वो इसका पार्ट होते हैं। और जो अगर आप यंगस्टर्स की बात करेंगे तो देखिए एक यंग व्यक्ति है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट देखिए फाइनेंसेस की ज़रूरत है। विदाउट फाइनेंसेस दे कैन नॉट प्रोटेस्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता है तो जो CSOs हैं वो जिस पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं या
जिस तरीके का इम्पैक्ट ये देखना चाह रहे हैं नेशन में एक लार्ज पिक्चर के रूप में, वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। थर्ड, अगर हम बात कर लें तो गवर्नमेंट लगातार अवॉइड करती है CSO के मूवमेंट को, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो यंग लोग हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये कहीं ना कहीं जो अभी तक ऐसे प्रोटेस्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते थे, अब उनका भी कोई भी ध्यान यहाँ पर इनके ऊपर आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। अब हर बार की तरह हमें एक कंक्लूजन भी यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि ये कंक्लूजन क्या सजेस्ट कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो यंग एक्टिविस्ट हैं वो बहुत उभर कर बाहर आ रहे हैं। व्हाट दे शुड डू, इनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करना चाहिए, आइदर विद इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और इन अलाइन बॉडी। दिस कुड क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मॉरल विद इन द पार्टीज़, जिसकी वजह से होगा क्या, ये इनको सपोर्ट करेंगे और एक नया सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है कि जो प्राइवेट फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, है ना, उनको भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि देखिए CSOs आज की डेट में हमेशा रहने वाली हैं। गवर्नमेंट्स आएंगी और जा सकती हैं, बट CSOs हमेशा रहेंगे। सो दिस इज़ समथिंग कि सबको यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। चलिए, आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स पॉइंट की बात कर लें या अपकमिंग किसी भी आंसर राइटिंग की बात कर लें, ये पेपर आपको GS 1 के लिए कहीं ना कहीं ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ज़ेमीथांग जो कि एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मीटिंग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाने वाला है। ज़ेमीथांग देखिए वही जगह पर है जहाँ पर सबसे पहली बार जो 14th दलाई लामा है, जब ये तिब्बत छोड़कर निकले थे, चाइना ऑक्यूपाइड जो तिब्बत का क्षेत्र है, 1959 में जब ये यहाँ से निकले थे, तो सबसे पहले आकर ये इसी जगह पर रुके थे, विच इज़ दी ज़ेमीथांग। ओके, तो इसी वजह से ये जो प्लेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आगे समझ लेते हैं। देखिए, ज़ेमीथांग जो यहाँ पर जगह का नाम दिया गया है, बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड दैट ज़ेमीथांग का ये जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सैंड वैली। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, सैंड वैली। एंड द पीपल ऑफ द एरिया आर रिफर्ड एज द पांगशनीप, मतलब पीपल हु गेव अप सिन। ठीक है, very very important terminologies. Okay, let me write this here. Pangshim, it's PANG, okay, CHENPA। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दिस एरिया। अब देखिए, ये इंटरनेशनल मुद्दे की अगर बात की जाए तो इट इज़ नॉट गुड। क्यों? कहीं ना कहीं देखिए चाइना को बड़ा बुरा लग रहा है ये सारी गतिविधि देखते हुए। क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप ज़ेमीथांग की बात करेंगे तो ये पांचिंग वैली में एक छोटा सा गांव है, जिसे लास्ट सर्किल हेडक्वार्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बॉर्डर करता है भूटान और तिब्बत के बीच में। सो दिस प्लेस इज़ ऑन द बैंक ऑफ न्यामजुंगचू रिवर। अगेन यू शुड रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और ये 96 किलोमीटर ही दूर है सिर्फ तवांग से। ठीक है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रूप में भी काम करता है। सो दिस इज़ समथिंग कि कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं आ रहा। अब बीजिंग की अगर हम बात करें तो दे कंटेस्ट द ज़ेमीथांग सर्कल्स बॉर्डर विद तिब्बत अलोंग द नामकाचू एंड द सोमद्रुंगडू चू वैली, जिसकी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये हिस्सा हमेशा विवाद की जड़ बना हुआ रहता है। चलिए थोड़ा सा एक बार मैप के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो imagine this is the Bhutan, all right, and imagine this is the Tibet, now the China occupied one. So it is the region of Tawang district, okay, and here comes the Arunachal Pradesh. Let me also write this entire area, जिसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया। अब आप देखेंगे तो ये जो सिचुएशन है ना, ये है ज़ेमीथांग की, और ये है देखिए लोकेशन तवांग की। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रूशियल फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो दलाई लामा की अगर हम बात कर लें तो देखिए, दलाई लामा बेसिकली बिलोंग्स टू द गेलुप का ट्रेडिशन ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज़्म। ओके, यू शुड रिमेंबर इट, जिसको एक लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन माना जाता है तिब्बत में। सो देयर हैव बीन टिल नाउ ओनली 14 दलाई लामा इन द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत बुद्धिज़्म।
जिनको हम पहला और सेकंड दलाई लामास बोलते हैं, दे वर गिवन द टाइटल, उनको मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई तो मरणोपरांत उनको ये टाइटल दिया गया था दलाई लामा का। और जो 14th और करंट दलाई लामा है, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है, सो दिस इज द नेम। सो दलाई लामास को बिलीव किया जाता है टू बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द चेरेंगजीज, जो कि बोधिसत्वा हैं और जिनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत के रूप में भी जाना जाता है तिब्बत के एरिया में। बोधिसत्व आपको पता है कौन होते हैं? वे लोग जिन्होंने लाइक हाईएस्ट नॉलेज यहाँ पर अटेन कर लिया है, लेकिन इन्होंने सैल्वेशन लेने के पहले दे डिसाइडेड कि लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए दे वोट कि भाई हम रिबॉर्न होंगे, हमने बुद्धिज़्म को प्राप्त कर लिया है, हमें मोक्ष मिल चुका है, बट वी डिसाइडेड कि हम रिबॉर्न होंगे और पूरी ह्यूमैनिटी या जो पूरी कम्युनिटी है उसके उद्धार के लिए यहाँ पर काम करेंगे। ऑलराइट, चलिए इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर मुद्दा उठ रहा है नागालैंड म्यूनिसिपल टाइट रोप के बारे में। देखिए मुद्दा कहाँ से आ रहा है, आपको यहाँ पर पता होगा म्यूनिसिपल इलेक्शंस के बारे में, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है। अब देखिए ये बोल क्या रहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो 1/3 रिजर्वेशन की बात कर रहा है फॉर द विमेंस। नाउ नागालैंड व्हाट इट इज सेइंग कि सिंस हमें आर्टिकल 371A के तहत आपने क्या किया है, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, विच मीन्स कि भाई किसी भी तरीके की नियम कायदे कानून हम पे लागू नहीं होने वाले, पार्लियामेंट हमारे मुद्दों में इंटरफियर नहीं करेगी। एंड सिंस नागालैंड इज सेइंग, अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर नॉट माई वर्ड्स, व्हाट नागालैंड इज सेइंग कि इन आर कल्चर व्हाट इज़ हैपनिंग कि विमेंस जो डिसीजन मेकिंग थिंग्स होती हैं, बॉडी होती है, उसमें विमेंस का पार्टिसिपेशन नहीं होता। दिस इज़ अगेंस्ट ऑफ आर कल्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट वांट दैट एंड वी विल नॉट एंटरटेन दिस। सो एज पर दिस नागालैंड आज के डेट में हम देखेंगे तो शायद इकलौता ऐसा पूरे इंडिया की इकलौती ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये 1/3 रिजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इतने मुद्दे के बीच में ही आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने बोला कि देखिए हम इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को यहाँ पर क्या नहीं करने वाले, एंटरटेन नहीं करने वाले। बट व्हाट नागालैंड डिड, दे डिड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये चले गए इसके खिलाफ। आप समझ जाइए यहाँ पर प्रोटेस्ट इतना भयानक हुआ था कि इनफैक्ट लोगों की जान तक चली गई और उन्होंने बोल दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट हेयर। सो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ पर क्या हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसे ही यहाँ पर हुआ, विच लीड्स टू अगेन द कैंसिलेशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशंस, रिजल्टेड इनटू जितनी नागालैंड में 39 अर्बन सीट्स पर यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाले थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर विद द रिजर्वेशन ऑफ 33% फॉर वुमेन्स, वो भी यहाँ पर रद्द होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो अपेक्स कोर्ट है, दे स्टेट द नोटिफिकेशन कैंसिलिंग द सिविक बॉडी पोल्स, इट वाज इन दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नागालैंड इलेक्टेड 2 वुमेन्स टू पावर इन रिसेंट असेंबली इलेक्शन। और यही कहीं ना कहीं नाराज़गी क्रिएट कर गया जो यहाँ की लोकल ट्राइब्स थी उनके बीच में। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनका बोलना क्या है, देखिए आर्टिकल 371A की जब हम बात कर लेते हैं तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए ये हमें एक स्पेशल पावर देता है कि कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, वो कहीं भी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा अगर वो हमारी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस को इम्पैक्ट कर रहा है। और देखी जाए तो वो नागा कस्टम्स जो लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है, क्रिमिनल जस्टिस का जो तरीका है, डिसीजन लेने के जो तरीके हैं, उसको ये यहाँ पर हैम्पर करता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहीं पर आप देखेंगे जो होहोज होते हैं, जो कि ऐसी ट्राइबल बॉडी होती है जो कि सबसे ऊपर यहाँ पर मानी जाती है, दे पॉइंटेड आउट कि जो विमेंस हैं वो ट्रेडिशनली कभी भी हमारे डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट नहीं रही हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस कैन नॉट बी एंटरटेन। सो दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली सिविक बॉडी इलेक्शन इन द नागालैंड दैट वॉज हेल्ड इन 2004, याद रखिएगा, विदाउट एनी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। एंड द स्टेट गवर्नमेंट अमेंडेड द 2001 म्युनिसिपल Act in 2006 to include this 33% election for women.
जिसकी वजह से आप देखेंगे जैसे ही यूएलबीज़ के इलेक्शन होंगे 2009 में, एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आ जाएगा. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट. चलिए, तो आगे यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा है वो है कोर्ट के इंटरप्रिटेशन का. अब देखिए, जब भी इंटरप्रिटेशन की बात होती है तब हमेशा जो फाइनल बॉडी है जो इसको डिसाइड करती है, दैट इज़ आवर सुप्रीम कोर्ट. सो नाउ इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट व्हाट दे आर गोइंग टू डिसाइड. बट चलिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं. आर्टिकल 371A और यहाँ पर इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं. तो देखिए, पार्लियामेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो किसी भी जो मैटर है नागा रिलीजन का, चाहे आप वो सोशल ऑर्डर बात कर लीजिए, प्रैक्टिसेस बात कर लीजिए, उनके कस्टम्स की बात कर लीजिए, लॉ या किसी भी प्रोसीजर्स की बात कर लीजिए, सिविल क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग इवन डिसीजन, किसी भी तरीके का पार्लियामेंट यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई लॉ नहीं बना सकती. ऑल्सो पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरवीन इन द ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड. उनके रिसोर्सेज के बारे में बिना जो वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनसे सजेशन या कंसल्टेशन किए बिना ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता. सो दिस प्रोविजन बेसिकली वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 16 पॉइंट एग्रीमेंट. किसके बीच में हुआ था ये? सेंटर और नागा पीपल्स कन्वेंशन इन 1960 में इसको यहाँ पर साइन किया गया था, जिसके बाद ही आपको नागालैंड का क्रिएशन देखने मिला था इन 1963. सो इसी के साथ आप याद रखेंगे देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर 35 मेंबर रीजनल काउंसिल फॉर द तेनसुआंग डिस्ट्रिक्ट विच इलेक्ट्स द तेनसुआंग मेंबर इन द असेंबली. अ member from the Tenswang district is minister of the Tensang affair. The governor has the final say on all the Tenswang related matters also. So this is something कि जो कहीं ना कहीं जिन वादों की यहाँ पर बात की जा रही है, 1960 के क्लॉज के बारे में बात की जा रही है, 371A के बारे में बात की जा रही है. तो नाउ वी विल सी कि यहाँ पर क्या आउटकम निकल कर आने वाला है. चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ द राउज अकेडमी पर जाकर भी आप सवाल कर सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.